बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है यानी कि इतिहास का। इसके कल के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए हम अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन पेपर नंबर 5 ये जो डिस्कस कर रहे थे बच्चों, इसी के पार्ट 2 की वीडियो के साथ। जी हाँ प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसी की तैयारी के लिए ये हमारे 5वें सैंपल पेपर के पार्ट 2 की वीडियो रहने वाली है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बार पिछली वीडियो का मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे सेक्शन नंबर ए था हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या है ये? सेक्शन नंबर ए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पहला था कि भैया जानकारी की सहायता से आपको व्यक्तित्व की पहचान करनी थी। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन जो था वो बेसिकली आपको यहाँ पे पहचानना था। बेसिकली क्या था ये? मिलान वाला क्वेश्चन था। और हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, उसके बाद एक चित्र वाला क्वेश्चन आया था, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक, तो ये सारी चीजें थी। टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कितने बनते हैं? 21। उसके बाद 22 से हमारे जो थे वो 3 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे सेक्शन नंबर बी से, जिसमें 3 मार्क्स से 6 थे हमारे। 2 में आपको चॉइस मिलनी थी, वो ऑलरेडी हम यहाँ पे देख ही चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आज का जो हमारा वीडियो है उससे हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए सेक्शन नंबर आ चुका है हमारा, सेक्शन नंबर 3। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बाद। तो 8 मार्क्स का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 1 से ही है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण को स्पष्ट करते हुए मोहरों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यानी कि हमें क्या बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो इतिहासकार थे, ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकारों ने क्या क्या बताया हमें। ठीक है, साथ ही बेसिकली जितने भी मोहरें वगैरह थी इनसे हमें क्या पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ये समझाना है। ठीक है, ओके, तो एक एक करके हम समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण। ठीक है, सबसे पहला देखिए ये, जितने भी आरंभिक पुरातत्वविद थे उन्हें ये लगा कि हड़प्पा सभ्यता से उन्हें कोई भी ऐसी वस्तु मिली जो कि उन्हें हम नॉर्मल जो डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जो भी देखी हुई होती है उससे थोड़ी अलग हो, असामान्य हो, और जिसे वो लोग ना जानते हो। ठीक है, जिसके बारे में कोई जानकारी हो भी ना। तो इन वस्तुओं को पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने कहा कि ये भैया जो है वो धार्मिक महत्व की वस्तुएं रही होंगी। ठीक है, अब इसमें इन्हें जब वस्तु मिली एक मूर्ति की, तो इन्होंने उसे दी मात देवी की संज्ञा। जैसे इन्हें आभूषणों से लदी हुई एक नारी की मूर्ति मिली, इसकी एक स्त्री की मूर्ति मिली। अब उस स्त्री की मूर्ति पर उस स्त्री का जो शीश है यानी कि जो सर था उस पे एक मेकअप टाइप में किया गया था अच्छा खासा। ठीक है, तो इससे ये लगता था कि हाँ, अगर सुंदर है, नारी की मूर्ति है, तो हो सकता है कि ये हड़प्पा वासियों की मात देवी रही होगी। तो इसलिए इन्होंने उन्हें मात देवी की संज्ञा दे दी। ठीक, तीसरा आता है पुरोहित राजा का। जैसा कि आपको सभी को पता है कि कुछ ऐसी दुर्लभ मूर्तियां पाई गई हैं पुरुषों की, इन्हें पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई, जिसमें एक योगी है। ठीक है, उस योगी को बेसिकली योगी की मुद्रा में बैठा हुआ पाया गया है, तो उस व्यक्ति को क्या कह दिया गया है? पुरोहित राजा कह दिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं अनुष्ठानिक महत्व। इसका मतलब क्या है भाई? तो हमें हड़प्पा सभ्यता से बहुत बड़े बड़े विशाल स्नानागार देखने को मिले हैं। ठीक है, कालीबंगन और लोथन से बहुत सारी वेदियां मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाँ भाई, यहाँ पे जो विशाल स्नानागार थे और ये जो वेदियां होती थी ये किसी अनुष्ठानिक महत्व की रही होंगी। साथ ही विशाल स्नानागार में जो व्यक्ति स्नान करता होगा वो किसी बड़े अनुष्ठान के लिए या फिर बड़े युद्ध में भाग लेने के लिए करता होगा। ठीक है, तो इस आधार पे जितने भी इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि इस तरह से जितने भी हड़प्पा सभ्यता के जो हमें साक्ष्य मिले हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे धर्म रहा होगा। ठीक है, अब इसी संबंध में हमें मोहरों के बारे में दर्शाना था भैया। तो आइए अब हम समझते हैं मोहरों के बारे में। तो मोहरें, कुछ मोहरें ऐसी थी जिसपे अनुष्ठान के दृश्य बने हुए थे, तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में अनुष्ठान जो था इसका ज्यादा महत्व तो देखने को मिला होगा। ठीक है, दूसरा ये था प्रकृति की पूजा। कई बार हमें जो मोहरें, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उस पे ये देखा गया कि हर एक जगह पे, कई कई जगह पे ये भी देखा गया कि जो पेड़ पौधे हैं उनका उत्कीर्ण किया गया है। तो इतिहासकारों के अनुसार ये संकेत मिलता है कि हो सकता है कि हड़प्पा वासी जो थे वो पेड़ पौधों की पूजा करते होंगे, यानी कि प्रकृति की पूजा करते होंगे, सिंपल। ठीक है, फिर तीसरा है एक श्रृंगी। तो बेसिकली कुछ मोहरें हमें ऐसी मिली हैं जिसपे पेड़ पौधों के अलावा कुछ जानवरों के प्रतीक मिले हैं, और ज्यादातर मोहरों पर एक सींग वाले जानवर का प्रतीक मिला है। ठीक है, तो हमें इससे ये पता चलता है कि ये लोग जो है वो ज्यादातर हो सकता है कि एक श्रृंगी पशु की
पूजा करते होंगे और इनका एक अनुष्ठानिक या फिर कह सकते हैं एक दैवीय पशु रहा होगा ये, ठीक। फिर आएगा चौथा आद्य शिव। तो बेसिकली कई बार जो मोहरें हैं उस पे प्रकृति भी दिखी है, जानवर भी दिखे हैं और इन सभी के बीच में बैठा हुआ एक व्यक्ति दर्शाया गया, ठीक है। तो इसे बेसिकली हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में एक आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है जिसे कहा गया है आद्य शिव के बारे में, ठीक है। तो मोहरों से हमें ये कुछ कुछ बातें पता चलती हैं जो कि आई होप एकदम इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था और आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना बच्चों। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण कैसे होता है और मोहरों के संबंध में आप कैसे इसे वर्णित करेंगे, आई होप आप समझ गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 का अथवा वाला। अथवा में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो की अद्भुत विशेषताएं रही हैं। बिल्कुल ठीक है कि हड़प्पा सभ्यता के जो शहरी केंद्र है मोहनजोदड़ो, इसकी अपनी खुद की बहुत अहम विशेषताएं हैं, ठीक है। तो कथन के संदर्भ में हमें मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला शैली और स्थानागार की विशेषताएं लिखनी, ठीक है। तो आइए लिखेंगे हम सबसे पहले मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला शैली के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली जो घर हुआ करते थे, ठीक है, घर में एक आंगन होता था और उसी आंगन के चारों तरफ दैट मीन्स मान लेते ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर है। अब इस घर में इस वाले एरिया पे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आंगन है, तो कमरे जो थे वो बेसिकली इस पर्टिकुलर इसके किनारे बनाए जाते थे, ठीक है, इसके किनारे बनाए जाते थे और इस आंगन का उपयोग खाना बनाने के लिए या फिर महिलाएं वगैरह कभी कताई वगैरह करती थी तो उसके लिए होता था, बहुत सारे कामों के लिए, ठीक है। अब ये जो लोग हुआ करते थे ये बेसिकली अपनी निजता अपनी प्राइवेसी को भी इंपॉर्टेंस देते थे, इसीलिए इन्होंने जितने भी निचले मंजिल यानी कि निचले कमरे दैट मींस जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें खिड़कियां नहीं लगाई, ठीक है। और जब भी आप दरवाजा खोलेंगे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से दरवाजा खोला तो आप यहाँ से सीधा अंदर तक देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय दरवाजा खोलने पे आपको यहाँ पे सीधा यहाँ से लेके आपको सीधा यहाँ आंगन नहीं दिखेगा बल्कि आपको कुछ और ही दिखेगा वहां से, ठीक है। यानी कि आप सीधा घर आंगन से मतलब दरवाजे से आंगन का अवलोकन नहीं कर सकते। इससे क्या पता चलता है कि इन लोगों ने अपने आप को प्राइवेसी और ज्यादा देने के लिए ये सब किया, ठीक है। कई घरों में हमें कुएं मिले हैं और बेसिकली ये कुएं जो थे वो ऐसे कमरे में या फिर ऐसे कक्ष में बनाई जाती थी जिसमें बाहर से आया जा सकता था और इनका प्रयोग जो राहगीर वगैरह होते थे मिलने मिलाने वाले मेहमान वगैरह वो इनका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो घर में एक ऐसा कक्ष भी हुआ करता था। कुछ घरों में हमें दूसरे तल दैट मीन्स दूसरी मंजिल तक दूसरी या फिर ये कह सकते हो कि छत तक जाने के लिए जो सीढ़ियां थी बनाई गई थी सीढ़ियां उनके अवशेष मिले। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये लोग अपनी निजता को अपनी प्राइवेसी को कितना महत्व देते थे, ठीक है। और आंगन वगैरह का पूरा मतलब घर कैसे बनता था ये सारी चीजें, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर जी इसमें वो जो ईंटों वाली बात थी और वो और नालियों वाली ग्रिड पद्धति की बात थी वो कहाँ जाएगी, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखी कि 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए इन्होंने, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात करेंगे स्नानागार की विशेषताएं। खुद स्नानागार की ही विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं 8 मार्क्स में, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, ओके। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे ना ड्राइंग बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपका एक जलाशय, जलाशय को इसे आप नॉर्मली अपनी भाषा में एक स्विमिंग पूल कह सकते हैं, ठीक है। स्विमिंग पूल इस तरीके से, ठीक है। तो देखो आंगन में बना एक आयताकार जलाशय जो चारों ओर एक गलियारे से यानी कि इसके आसपास कुछ इस तरीके के गलियारे वगैरह हुआ करते, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। जलाशय के तल तक जाने के लिए यानी कि इसके तल तक ये जो हमारा जलाशय स्विमिंग पूल है इसके तल तक जाने के लिए क्या होता था, इसके नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक है ना, यानी कि ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया, यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुआ करती थी, ठीक है। अभी जलाशय के किनारों पर ईंटियों जो ईंटें हुआ करती थी इनको जमा कर और जिप्सम के गारे से जलबद्ध दैट मीन्स इनको क्या कहते हैं जैसे आज के टाइम पे अपना घर वगैरह बनाते हैं ना तो वो जो मसाला यूज होता है ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी चारों तरफ ऐसे ही मसाले से और ईंटों से इसको जलबद्ध किया गया था यानी कि ताकि जो पानी है वो बाहर सीढ़न ना पहुंचा पाए और बाहर ना निकल पाए, ठीक है। अब इसके 3 और कक्ष बने हुए थे जिसमें एक बड़ा हुआ था दैट मीन्स एक पार्ट ये एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, ठीक है। इसके 3 और कक्ष बने हुए थे बीच, ठीक है। अब जलाशय का ये जो पानी था इस स्विमिंग पूल में आप सभी को होता है पानी होता है, तो पानी जो था वो जाएगा कहाँ, तो ये बेसिकली कहाँ जाता था एक बड़े से नाले में जाता था, ठीक। अब आगे आ जाता है अगली विशेषता। तो इसके उत्तर में
एक गली होती थी, ठीक है। उत्तर में एक गली जो थी वो दूसरी और छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार थे। दैट मीन्स ये जो आपका स्नानागार था इसके नॉर्थ में एक छोटी सी यहाँ पे क्या होती थी, गली होती थी। मैं चेंज कर दूं इसको, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे क्या था, एक छोटी सी गली होती थी इसके नॉर्थ पोल पे यहाँ पे, और यहाँ से क्या होता था, बहुत सारे स्नानागार जिसमें से 8 स्नानागार यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। अब आपने कोई भी गली देखी होगी तो इस तरीके की गली होती है, ठीक है। तो इस गली के इधर भी और इधर भी टोटल 4-4 स्नानागार होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक स्नानागार की जो नालियां थी वो गलियारे के साथ में एक नाले से जुड़ी हुई थी जिससे सारा पानी बाहर निकल जाए, ठीक है। और हो सकता है कि इसका उपयोग जो थे, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि किसी बड़े अनुष्ठानिक स्थान के लिए इसका उपयोग किया जाए, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीका का हमारा ये जो स्नानागार है इसकी विशेषता रही हो, ठीक है। एक बार आपको दोबारा समझा दो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के। अच्छा, मैं बना देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो, ये है हमारा स्नानागार, दोबारा समझ लेना अच्छे से। ये है हमारा स्नानागार, शायद छोटा पड़ रहा है ना। देखो, यहाँ से लेके इतना बना देता हूँ मैं। हाँ, ये रहा हमारा स्नानागार। अब होता क्या है कि इसके नॉर्थ पे, ठीक है, और इसके साउथ पे क्या होती हैं, यहाँ पे होती हैं सीढ़ियाँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ सीढ़ियाँ होती हैं। और नॉर्थ के पास में ही यहाँ पे एक गलियारा होता है, ठीक है। अब कोई भी गली है तो इसके आसपास में टोटल क्या थे, कुछ 4 स्नानागार हुआ, ठीक है। अब इसके इस पूरे पार्ट को जोड़ने के लिए ईंटों के जो ईंटें हुआ करती थी उसको गारे से जोड़ दिया जाता था, ठीक है। अब इसके पानी को बाहर निकालने के लिए ये एक बड़े नाले से ये जुड़ा हुआ होता था, ठीक है, बड़े नाले से जुड़ा होता था। और भी 1-2 पॉइंट है वो आप आसानी से समझ ही जाएंगे, ठीक है। और उपयोग किस लिए होता था, तो भैया उपयोग होता था किसी बड़े अनुष्ठानिक महत्व के लिए, सिंपल सा है, ठीक है। तो अब आप इस तरीके से समझ गए होंगे आंसर को बहुत अच्छी तरीके, ओके। तो देखिए, जितना हो सकता है मेरी तरफ से कि मैं आपको एकदम इजी से इजी वे में समझाऊं, उतना इजी से इजी वे में मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे लिखेंगे यस, ठीक है। कमेंट बॉक्स में, कमेंट में या फिर लाइव सेशन में लिखें, सभी बच्चे लिखें क्वेश्चन नंबर 28 एंड यस। इस तरीके से सभी बच्चे जरूर लिखिएगा, ठीक है। इससे मुझे पता तो चलेगा हाँ भाई कि बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं, है ना। चलिए, अब बात करेंगे इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आएगा explaining the reconstruction of the religious practices of Harappan civilization, explain with the reference to the seals या फिर explain with the reference with the स्नानागार या फिर places, इस तरीके से, ठीक है। तो लिख देंगे उसी तरीके से कि reconstruction of the religious practices of Harappan civilization। तो इस तरीके से, तो ये बेसिकली क्या था, मोहर्रम वगैरह के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, धार्मिक व्यवस्था के बारे में बात हो रही थी। अब जो सेकंड था वो यहाँ पे मोहर्रम के संबंध में आपको कैसे लिखना था, तो वो भी आप यहाँ से सारी के सारी इजीली रीड आउट कर सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा इंग्लिश में, वो दिया गया था कि मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो एज एन अर्बन सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज अमेजिंग फीचर्स। In the context of the statement, write down the architectural style of the house and the feature of bathroom, यानी कि स्विमिंग पूल टाइप में, ठीक है, फिर बात। तो पहले तो मोहनजोदड़ो का होम आर्किटेक्चर कैसा था, इस संबंध में आप ये कुछ 4 से 5 पॉइंट यहाँ से समझ सकते हो, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या फीचर्स थे, बाथरूम के कह लो या फिर स्विमिंग पूल के कह लो, ठीक है। तो इसके फीचर्स आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी मैं आपको ऑलरेडी समझा, ओके। चलिए, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 में पूछा गया बच्चों, संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका तथा राज्य और केंद्र शक्तिशाली हो, इस पर बहसों के विभिन्न पक्षों का तर्क प्रस्तुत, ठीक है। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक और क्लियर करूं, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए अथवा का 1857 का विद्रोह किस प्रकार मेरठ छावनी से दिल्ली तक फैला। दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी दो बातों को ध्यान से समझो, ठीक है। देखो, आपका जो ऑफिशियल पेपर होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका जो ऑफिशियल पेपर होगा उसमें ये जो आपका अथवा वाला प्रश्न है ये उसी चैप्टर से रहेगा। जैसे आपका 29 किससे, 15वें चैप्टर, ठीक। तो जो आपका अथवा में रहेगा वो भी 15वें चैप्टर से ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने से चेंज किया है, इसलिए किया है क्योंकि हर एक चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखा सकूं एक ही पेपर में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इससे अटेम्प्ट किया है। साथ ही एक चीज और सुन लीजिए
कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें देखो 2 क्वेश्चन है, एक है पृथक निर्वाचिका, एक है राज्य और केंद्र शक्तिशाली इस बारे में। तो केवल और केवल पृथक निर्वाचिका के बारे में ही आपसे 8 मार्क्स में अलग से पूछा जा सकता है, आपके 3 मार्क्स में, और राज्य और केंद्र शक्तिशाली हो इसके माध्यम से तो 8 मार्क्स में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब कि मैं आपको एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये पहले एक बार कंफर्म करना जरूरी था, मतलब कि आपको इन्फॉर्म करना जरूरी था, ताकि फिर कई बच्चे ये कहते हैं कि सर जी आप तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन करवा देते हो, आप ये नहीं देखते हो कि मैं आपको एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन की तैयारी करवा दूं, ठीक है। चलिए, तो पहले हम बात करेंगे भैया कि संविधान सभा में जो पृथक निर्वाचिका थी, इस पर क्या-क्या बहस हुई और राज्य तथा केंद्र शक्तिशाली हो, इस पर क्या-क्या, ठीक है? देखिए, तो बेसिकली एक भूमिका लिखेंगे 8 मार्क्स का है तो 2-3 लाइन में लिखनी पड़ेगी कि संविधान सभा में गरमा-गरम बहस के मुद्दे जैसे कि पृथक निर्वाचिका, दैट मीन्स संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे बहस के मुद्दे थे लाइक पृथक निर्वाचिका, आरक्षण, राज्य शक्तिशाली हो या केंद्र शक्तिशाली हो, हिंदी राजकीय भाषा हो या ना हो, ऐसे कई विषय थे, जिसमें से हमें बताना है पृथक निर्वाचिका। तो पृथक निर्वाचिका का केवल पक्ष एक ही व्यक्ति ने लिया था आपकी किताब के अकॉर्डिंग, उनका नाम था वीर बहादुर पोकर। क्या नाम था? वीर बहादुर पोकर। याद रखेंगे पृथक निर्वाचिका के पक्षक कौन है? वीर बहादुर पोकर। तो बेसिकली मद्रास के वीर बहादुर पोकर ने यह कहा कि इंडिया में, भारत में हर जगह अल्पसंख्यक है और उन्हें आप चाहकर भी भारत से हटा नहीं सकते, ठीक है। अल्पसंख्यक हर जगह जिसे आप हटा नहीं सकते, इसीलिए हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहां पर अल्पसंख्यकों को सम्मान मिले, ठीक है, अधिकार मिले, और इसके लिए ये जरूरी है कि हमें इन अल्पसंख्यकों को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए प्रत्येक निर्वाचित का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। दैट मीन्स कि निर्वाचिका जो है ये इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है, सिंपल सा, ठीक है। तो समझ गए भैया कि वीर बहादुर पोकर ने कहा क्या। कई बच्चे बोलते हैं ना कि सर जी आप समझा नहीं पाते ढंग से, ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको एक ही क्वेश्चन, एक ही पॉइंट को 2 से 3 बार समझा देता हूँ। अरे पहली बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार में आ जाएगा, नहीं आया तो तीसरी बार में समझ आ जाएगा, और फिर भी नहीं आ रहा तो दोबारा रिप्ले कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेल, वीर बहादुर पोकर ने क्या कहा कि भैया अल्पसंख्यक हर जगह है, इसे आप चाहकर भी हटा नहीं सकते, इसीलिए हमें ऐसा समाज चाहिए जहां पे इनके अधिकारों को सम्मान मिले, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम इन्हें राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देंगे, तो ये भी हमारी बराबरी कर पाएंगे और ये भी अपने जीवन को स्वाभिमान पूर्वक चला पाएंगे। अब कुछ लोग थे इसके विपक्षी, ठीक है ना। तो विपक्षी में बेसिकली तकरीबन 3 से 4 लोग थे, लेकिन यहाँ पे मैं 2 ही बता रहा हूँ, ठीक है। जिसमें सबसे पहले थे आरवी धुलेकर। आरवी धुलेकर का कहना यह था कि देखो, पृथक निर्वाचिका जो है ये प्रथम निर्वाचित ये जो प्रथम निर्वाचित कह लो या फिर पृथक निर्वाचिका कह लो, ये अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी चाल है, ठीक है। कैसी चाल? कि जो अल्पसंख्यक और जो बहुसंख्यक इनको भी आपस में लड़ाने की, ठीक है। अंग्रेज संरक्षण के नाम पे हमारे साथ में खेलते हैं और वो खेल चुके हैं, ठीक है। यदि ये तुम ये लेके आते हो और इसको पकड़े रहते हो तो हमारा देश वाकई में टूट जाएगा, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में झगड़े हो जाएंगे, ऐसा आदित्य दिलेकर का कहना था। इसीलिए इस पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दो। सरदार पटेल भी आगे भैया इसके विपक्ष में, उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो कि आज की हमारी पूरी की पूरी राजनीति में समा चुका है, ठीक है। और यह मांग एक ऐसी मांग है जिसने एक अल्पसंख्यक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया है। एक तरीके से होता है ना कि अगर मेरे समुदाय को आरक्षण नहीं मिला तो तुझे कैसे मिल सकता है, मैं विद्रोह करूंगा, ऐसा ही होता है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी हुई, ऐसा सरदार पटेल का कहना था। इन्होंने कहा कि जो पृथक निर्वाचिका है ये रक्तपात यानी कि खून खराबे का और भारत के विभाजन का कारण बनेगी, और वाकई में 1947 के विभाजन में इसका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। इसीलिए यदि देश में शांति चाहते हो तो इस पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दीजिए, ठीक। तो दोनों व्यक्तियों को आपको समझ में आ गया, आरवी धुलेकर का भी और सरदार पटेल का भी, और इधर पक्ष में वीर बहादुर पोकर का, ठीक है। कंप्लीट आ गया समझ में। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट था, दूसरा है बच्चों राज्य और केंद्र शक्तिशाली हो इस संबंध, ठीक है। तो बेसिकली पहले बात करेंगे कि राज्य शक्तिशाली हो इसके पक्षक कौन थे। तो इसके पक्षक थे केवल एक, जिनका नाम था, मद्रास के व्यक्ति थे के संतनम। क्या नाम है? राज्य जो है वो ज्यादा शक्तिशाली हो इस संबंध में जो इसके पक्षक हैं वो कौन है भैया? के संतनम। तो संविधान सभा में एक जिद बन चुकी थी कि भैया तमाम शक्तियां जो केंद्र को दी जानी चाहिए, ठीक है, केंद्र मजबूत होगा। लेकिन यह गलत फहमी है, ठीक है। देखो
केस तंत्रम क्या कहते हैं? केस तंत्रम ये कहते हैं भैया कि देखो हमारी इस संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा में पता नहीं जाने क्या कि एक बड़ी सी जिद बन चुकी है लोगों की, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य इनकी जिद बन गई है कि भैया केंद्र शक्तिशाली हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर केंद्र के पास ज्यादा से जरूरत से ज्यादा विषय होंगे तो केंद्र कभी भी अपना ध्यान पूर्ण रूप से देश के विकास में कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यदि राज्य को अधिक हमने वित्तीय अधिकार नहीं दिए तो वह अपने राज्य में लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाओं के लिए कभी भी सक्षम नहीं हो पाएगा और हमेशा उसे केंद्र के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। इसीलिए हमें शक्तियां नॉर्मली नहीं, लेकिन जो वित्तीय शक्तियां उस मामले में राज्य को थोड़ा और मजबूत बनाना चाहिए, जिससे ये अपने राज्य की सुरक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाओं को महत्वपूर्ण तरीके से चला सके। ऐसा किसका मानना था भैया? मद्रास के केस तंत्र। ठीक, अब दो आगे इसके विपक्ष में, ठीक है, जिसमें से एक थे केंद्र शक्तिशाली पक्ष में, केंद्र शक्तिशाली उसके संबंध में जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि देखो बेसिकली हमें जो अपनी इंडिया है, इसमें आप सभी को पता है कि अंग्रेज जो थे वो इस पे राज करके गए हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमें एक ऐसे केंद्र की जरूरत है जो कि देश में शांति स्थापित कर सके, साथ ही राज्यों के बीच में एक अच्छा सा तालमेल बैठा सके, ठीक है, और देश के लोगों की आवाज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी रूप से उठा सके। नहीं समझे? देखो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि अंग्रेजों के बाद भारत एक तरीके से एक नेशनल लेवल पे, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे बहुत ही कमजोर सा दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमें एक ऐसे केंद्र की जरूरत है जो कि पहले तो देश में शांति स्थापित करे सही से, और जितने भी राज्य हैं इनके बीच में सामंजस्य, तालमेल, भाईचारे का भाव बनाए, साथ ही देश के जो लोग हैं इनकी आवाज बड़े बड़े संगठन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचनी चाहिए। ठीक, अब केंद्र शक्तिशाली हो, इसके पक्ष में एक और आवाज उठी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बेसिकली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि हमें एक ऐसे मजबूत केंद्र की आवश्यकता है जो कि 1935 के भारतीय प्रशासनिक सुधार अधिनियम का केंद्र था, उससे भी कहीं ज्यादा। देखो बेसिकली 1935 में भारत में एक प्रशासनिक सुधार अधिनियम लागू किया गया, ठीक है, उस समय तक बेसिकली कुछ टाइम के लिए भारत जो था उसमें बहुत सारे नियम वगैरह लागू कर दिए गए, बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो इसीलिए भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हमने 1935 में जो केंद्र देखा था, जो शक्तियां देखी थी, जो अधिनियम देखा था, उससे भी ज्यादा मजबूत केंद्र की हमें आवश्यकता है, ठीक है, जो कि लोगों को न्याय दिलवा सके और भारत में इस तरीके से सारी चीजों को स्थापित कर सके। तो ये चीजें थी, ठीक, तो अब आप समझ गए ना अच्छे तरीके से कि जब आप बात करोगे कि प्रत्यक्ष निर्वाचिका के पक्षक कौन है, तो वीर बहादुर फूकर है केवल, और इसके विपक्षक तो आरबी धुलेकर और सरदार पटेल। जब बात आएगी राज्य शक्तिशाली हो इसके संबंध में, तो याद रखेंगे मद्रास के जो केस संतनम है इनकी बात आ जाएगी, ठीक है, मद्रास के जो केस संतनम है इनकी बात आ जाएगी, ठीक है, और जो केंद्र शक्तिशाली हो तो जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ठीक बच्चों, अब इसी में आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि सेकंड चैप्टर से हमारा अगला चैप्टर जो है कि 1857 का विद्रोह किस प्रकार मेरठ छावनी से दिल्ली तक पहुंचा। दैट मींस 1857 का जो विद्रोह था, 10 मई 1857 को ये विद्रोह मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, और किस तरह से ये दिल्ली पहुंचा वो पूरी प्रक्रिया हमें समझा, ठीक है, तो आइए सर ये प्रक्रिया समझें। चलिए, आपने बहुत सारी लड़ाइयां देखी होंगी, ठीक है, मूवीज में बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे, तो उसी आंदोलन के संबंध में अपने आप को, प्रोटेस्ट के संबंध में अपने आप को रख के समझिए, ठीक है, तो 10 मई 1857 की दोपहर को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों से बनी एक पैदल सेना स्टार्ट हुई, ठीक है, पैदल सेना से इसकी शुरुआत होती है विद्रोह की, और धीरे धीरे करके वो विद्रोह जिसमें मात्र केवल पैदल सैनिक शुरुआती तौर पे इसमें शामिल थे, उसमें धीरे धीरे करके घुड़सवार, फौज और ये पूरा शहर इसमें शामिल होने लगा। शहर और इसके आसपास के जो लोग थे ये सिपाहियों के साथ में जुड़ने लगे, और फिर लोगों ने और सिपाहियों ने मिलकर शास्त्रागार, दैट मीन्स यहाँ पे हथियार और गोला बारूद रखा जाता है ना, शास्त्रागार का मतलब है कि जहाँ पे हथियार गोला बारूद रखा जाए, तो उस क्षेत्र को अपने कब्जे में इन लोगों ने लेना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अंग्रेजों पर निशाना साधा और उनके बंगलों को, साजो सामान को तहस नहस करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड, दफ्तर, अदालत, जेल, डाक खाने, सरकारी खजाने और भी बहुत सारी जो सरकारी इमारतें थी इनको लूटा, जहां से इनको कुछ जानकारी मिल सकती थी, कुछ पैसा, बंदूक वगैरह मिल सकते थे, हथियार मिल सकते थे, जो कि इनके विद्रोह में
बेसिकली और इसको उग्र बनाए, वो इसको लूट लेते थे। और जो काम का नहीं होता था, जैसे कि जमींदारों के संबंध में, किसानों के संबंध में जो भूमि के कागज होते थे, उन सभी को ये लोग तबाह कर देते थे, जला देते थे, ठीक है। और डाक खाना वगैरह जिसे अपने आपस में संचार करते थे, तो ये लोग उससे भी खत्म कर देते थे। सरकारी खजाना है तो खजाना लूट के अपने विद्रोह में लोगों को शामिल कर लिया। इस तरीके से ये सब कुछ हो रहा था। और जब ये हो रहा था तो 18 दिसंबर सॉरी 10 मई को, ठीक है ना, 10 मई को जब अंधेरा हुआ शाम के टाइम, तो सिपाहियों का एक बहुत बड़ा जत्था, मतलब सिपाहियों की एक बहुत बड़ी जो टुकड़ी थी, वो घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की तरफ धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई, जो कि सुबह 11 मई को लाल किले के फाटक तक पहुंच गई। ठीक है, वह जो यूपी के मेरठ, यानी कि मेरठ छावनी से जो निकला था आंदोलन, जो विद्रोह, वो अगले ही दिन कहां पहुंच गया? दिल्ली के लाल किले के फाटक। अब जब यहां तक पहुंचा तो बेसिकली यहाँ पे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जिस समय नमाज पढ़ रहे थे रमजान के महीने में, तो उस समय जैसे वे सहरी खाकर उठे तो उन्होंने देखा कि ये जो फाटक है हमारा, इसमें तो हल्ला सुनाई दे रहा है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, क्या मतलब है इसका? तब सिपाहियों ने, किसके सिपाही? बहादुर शाह जफर के सिपाहियों ने उन्हें जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए, जो कि मेरठ छावनी से लोग आए थे। उन्होंने कहा कि हम जो है वो हम अपने सिपाही जो है उनको मारकर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय सुअर की चर्बी से लिपटे जो कारतूस थे, इन सभी को दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे और हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए हमने अपने अंग्रेज पुरुष, अपने अंग्रेजी जो सैनिक थे, इन सभी को मारना शुरू कर दिया। साथ ही फिर इन्होंने जब ये बात कही और ये भी कहा कि दिल्ली के अमीर लोगों पर इन्होंने हमला करना शुरू किया और उन्हें लूटा, और अब दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बहुत हद तक निकल चुकी थी। ठीक है, इन सिपाहियों की ये मांग थी कि भाई हम जो है बादशाह से आशीर्वाद चाहते हैं, ताकि जो उनका आंदोलन है सिपाहियों का, उसे एक वैधता मिल जाए। क्योंकि कोई राजा जो जब ये कह देता है कि मेरे आधार पे चलाया जा रहा है, तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ, आंदोलन काफी मजबूत है। ठीक है, तो जब ये चल रहा था तो बहादुर शाह जफर के सामने कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि बहुत सारे सैनिक जो थे वो ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुके थे। खुद बहादुर शाह जफर के सैनिक भी इसमें शामिल हो चुके थे। ठीक है, तो भैया बहादुर शाह जफर ने कहा कोई चारा है नहीं, चलिए ठीक है, मैं आपको वैधता देता हूं, आप आंदोलन चलाइए। ठीक है, अब इस तरीके से अब ये 1857 का जो विद्रोह था दिल्ली में, ये बेसिकली किसके नाम से शुरू हो गया? मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जाने लगा। शासक के समर्थन के बाद गंगा घाटी की छावनियां, दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियां, इन सभी में विद्रोह और तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है बच्चों, एक ही छोटी सी कहानी थी, केवल 1 से 2 दिन की कहानी है। ठीक है, लेकिन कहोगे सर जी इतना बड़ा बता दिया आपने तो। मैंने देखो एक बेसिक सी हिस्ट्री आपको बताई है, जैसे होता है ना कि एक कहानी बता दो और इस उस हिसाब से आप समझ जाओ। ठीक है, तो ये वही कहानी थी जो कि आई होप आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। ठीक है, तो 30 मिनट में हमने 2 प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिया है। ओके बच्चों, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 के दोनों ही पार्ट यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। ओके बच्चों, चलो अब बात करते हैं इंग्लिश में। अच्छा एक चीज, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में या लाइव सेशन में बताएंगे, लिखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आ गया होगा तो लिखेंगे सभी बच्चे यस, नहीं समझ में आया तो लिखेंगे बच्चे नो। ठीक है, और जो बच्चे नो लिखेंगे ना, पक्का उन्होंने ध्यान तो नहीं दिया होगा अच्छी तरह। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सही से ध्यान दिया होगा तो आपको पूरा का पूरा आंसर अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको उससे एक बेसिक सा लेवल होता है ना कि मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कैसे समझ में आएगा, तो उस आधार पे सोच के मैं आपको आंसर समझाता हूँ इस तरीके। ठीक है, बाकी देखो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको समझा तो देता हूँ। ठीक है, तो इन दी कॉन्स्टिट्यूट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली present the argument of different sides of the separated electorate and state and the center should be powerful। तो लिखेंगे इस तरीके से कि सेपरेट इलेक्टोरेट के संबंध में एडवांटेज क्या आते हैं, इस संबंध में मतलब किसी पक्ष में वीर बहादुर पोकर की बात लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके अपोजिशन में जो बात आती है आरबी धुलेकर और सरदार पटेल की, वो बात लिखेंगे। ठीक है, देन स्टेट्स एंड द सेंटर शुड बी स्ट्रॉन्ग, इस संबंध में पहले जो स्टेट स्ट्रॉन्ग होंगे, इसके संबंध में मद्रास के जो के संतनम थे, यहाँ पे ये वाला भूल जाओ आप। ठीक है, के भूल जाओ, केवल के है। ठीक है, तो केवल के जो संतनम थे, इन्होंने क्या बात कही थी वो आप इजीली ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आता है कि सेंटर शुड बी पावरफुल।
तो इस संबंध में आपको जवाहरलाल नेहरू जी की बात लिखनी है और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात लिखनी। दैट्स योर ऑल अबाउट आंसर। ओके, अब जो 1857 का विद्रोह था, इसके संबंध में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, हाउ डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्प्रेड फ्रॉम मेरठ कॉन्टोनेंट टू दिल्ली? तो किस तरीके से फैला था? तो आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के संबंध। आप इन सभी पॉइंट को इजीली रीड आउट कीजिए और आसानी से समझ सकते हैं। हिंदी में एक कहानी जो होती है बेसिक सी, वो मैं आपको समझा ही चुका हूं। और बाकी की रही अगले क्वेश्चन आंसर की बात में, तो आप ये देख ही सकते हैं यहाँ से, ये पूरे का पूरा आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वेल, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए। ठीक है, दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह की यहाँ पे बात हो रही है। तो लिखेंगे इस तरीके से भैया, एकदम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है ये। दांडी यात्रा नमक कानून से संबंधित। बेसिकली दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी भैया? दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत में जो मुद्दा था वो नमक कानून ही क्यों चुना गया, ये जरूरी है हमारे। तो बेसिकली गांधी जी ने नमक बनाने पर एकाधिकार को समाप्त करने के लिए, आप सभी को पता है कि इस आंदोलन से पहले जो नमक था उसको कौन बनाता था? ब्रिटिश कंपनी बनाती। तो ब्रिटिश कंपनी ने अपना एकाधिकार कर रखा था इस संबंध में कि नमक कोई नहीं बनाएगा हमारे। तो गांधी जी ने नमक बनाने पर जो एकाधिकार का ये जो उन्होंने कानून बना रखा था, इसके खिलाफ ये मुद्दा चुना। और इसीलिए भी क्योंकि ये जो नमक है ये एक प्राकृतिक देन है, इस पर हर एक व्यक्ति का हक है और साथ ही ये भारतीयों के घरों का मसाला है, इसीलिए इस पे किसी का एक अधिकार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने नमक के मुद्दे को चुना था। और जब इस मुद्दे को उन्होंने चुना और फिर इन्होंने शुरुआत की अपनी सत्याग्रह की। तो दांडी यात्रा की जब शुरुआत हुई तो बेसिकली 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती में स्थित आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। और जब इन्होंने अपनी मार्च या दांडी मार्च शुरू की, तब इस समय भाषण दिए और उसका बहुत सारा प्रभाव भी पड़ा। तो इस संबंध में उन चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं। तो दांडी यात्रा या फिर दांडी मार्च के समय इन्होंने क्या क्या भाषण दिए और उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो बेसिकली यात्रा के दौरान गांधी जी ने समय समय पर बहुत सारी जगह अपनी मीटिंग्स बुलाई, सभाएं की और भाषण दिए वहां पे। ठीक है, इन भाषणों में उन्होंने कहा कि देखो, तो गांधी जी ने अपने भाषणों में कहा कि देखो, समाज में जितने भी वर्ग हों, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय, कोई भी वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी धर्म का, सभी को एक होना है। समाज में उपस्थित स्वर्ण वर्ण जो बड़े बड़े वर्ग के लोग हैं, उन सभी को अछूत इन सभी की सेवा में लग जाना चाहिए ताकि वो भी जो है इसमें शामिल हों। ठीक है, और भाषण का प्रभाव ये पड़ा कि गांधी जी के द्वारा दिए गए भाषण से बेसिकली इसका जादुई असर पड़ा और बहुत सारे लोग इस यात्रा में शामिल होना शुरू हो गए। ठीक है, और जब ये शुरू हुए तो देखो, कोई सा भी आंदोलन हो तो चुनौती तो भैया हर एक चीज में आ। तो चुनौती इनके सामने बेसिकली ये आई कि यहाँ पे क्या हुआ, इनकी आलोचना की गई। ठीक है, गांधी जी की इस नमक सत्याग्रह की या फिर दांडी मार्च दांडी यात्रा की यहाँ पे आलोचना की गई। क्या आलोचना की गई भैया? कि पत्रिका, कई सारी पत्रिकाएं थी, उन्होंने मजाक उड़ाया। कैसा मजाक उड़ाया? तो कई एक पत्रिका ने कहा कि तकुए यानी कि एकदम होता है ना कि पतला टाइप में, तो पतले शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया गया था। पत्रिका को इस बात का विश्वास नहीं था कि ये जो मरियल साधु है, इस शरीर में और आगे जाने की ताकत इसमें अभी भी बची हुई है। देखो बेसिकली आलोचना क्या थी कि कई पत्रिकाएं जो थी वो ये कह रही थी कि कहाँ ये छोटा, कहाँ ये इतनी 80 साल का ये बुजुर्ग है और एकदम पतला है जो मकड़ी के जैसा दिखता है। ठीक है, क्या क्या ही कर पाएगा ये। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि जो मरियल से साधु दिखने वाले और शरीर में बेसिकली जान भी नहीं लगती, ऐसे ये ऐसा काम कर जाएंगे। ठीक है, और जब ये सफलता हुई, यानी कि जब इन्हें सफलता प्राप्त हुई, तो गिरफ्तार भी कर लिया गया बेसिकली। देखो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी तट पर पहुंचे और इन्होंने नमक बनाया। ठीक है, और नमक बना के कानून को तोड़ दिया, एक मुट्ठी नमक बना के। ठीक है, तो जिस तरह से 1922 में इन्होंने जो एक आंदोलन किया था, ठीक है, आंदोलन जब समाप्त कर रहे थे बेसिकली, उस समय जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, ठीक उसी तरीके से दोबारा से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सफलता की बात ये रही कि नमक कानून जो था फाइनली गांधी जी ने तोड़ दिया, अंग्रेजों के एक अधिकार को खत्म कर दिया। ठीक है,
अब ये जो यात्रा रही, इस यात्रा में वे पत्र पत्रिकाएं जो अभी तक गांधी जी का मजाक उड़ा रही थी, उनकी इस सफलता के बाद कई सारी मैगजीन्स पत्र पत्रिकाओं ने उन्हें और ज्यादा बेसिकली क्या किया, उनको प्रोत्साहन दिया, उनकी प्रशंसा की। इसी में एक मैगजीन है, अमेरिकी मैगजीन, इसका नाम है टाइम्स। इसने प्रशंसा की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे करके गांधी जी जो थे वो बहुत ही मशहूर होते चले। ठीक है, तो ये है एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दांडी यात्रा के संबंध में। ओके बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके वेल, हाँ, ये हो गया हमारा दांडी यात्रा के संबंध में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ। ठीक है, बेसिकली लिखेंगे सबसे पहले क्या कि भैया नमक को ही क्यों चुना उन्होंने। ठीक है, फिर इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी, भाषण दिया, भाषण में इन्होंने ठीक है क्या क्या बातें कही थी और उसका फिर जो था वो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या चुनौतियां आई या फिर क्या क्या आलोचना हुई, ये लिखेंगे। और फिर गिरफ्तारी और सफलता क्या हुई, इस तरीके से। ठीक है, अब ना कई बच्चों के मन में डाउट आएगा, जिन बच्चों ने अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है, कि सर जी दांडी यात्रा के बारे में हमारी किताब में तो बहुत सारा लिखने को दिया हुआ है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट भी लगता है हमें, लेकिन 8 मार्क्स में मेरे नजरिए से, और एक होता है ना कि आप स्टूडेंट के आधार पे आप कितना लिखोगे, उस आधार पे एकदम इजी लैंग्वेज जितना लिखना चाहिए उतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया ना दांडी यात्रा के बारे में, बस आप इतना ही लिखना और 8 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, विजयनगर धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष तथा विट्ठल मंदिर का वर्णन कीजिए। तो आइए विजयनगर धार्मिक केंद्र के रूप में हम विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर का वर्णन करते हैं। चलिए देखिए, तो विजयनगर धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष मंदिर, सबसे पहले बेसिकली विरूपाक्ष देव जो थे, ये विजयनगर राज्य के संरक्षक माने जाते थे और संरक्षक देवता माने जाते थे। ठीक है, और इन्हें शिव का रूप माना जाता था। ठीक है, तो याद रखेंगे बेसिकली विरूपाक्ष को किसका रूप माना जाता था, शिव का रूप माना जाता था, जो कि राज्य के संरक्षक देवता हुआ करते थे। ठीक है, आज भी यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर साल धूमधाम से आयोजित किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है कि यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की जो स्थानीय माता देवी थी जिनका नाम था पंपा देवी। ठीक है, तो पंपा देवी ने विजयनगर की ग्रेनाइट पहाड़ियों में, मतलब सिंपल सा विजयनगर के साम्राज्य की पहाड़ियों में उन्होंने भगवान विरूपाक्ष को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। ठीक है, और फिर विवाह हुआ, तो इसी विवाह को आज भी विरूपाक्ष मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, विजयनगर के शासक जितने भी हैं उन सभी ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया है, जिसमें वो हमेशा से क्या लिखते हैं, अपने जितने भी राजकीय आदेश है उसमें एक शब्द लिखते हैं, श्री विरूपाक्ष। जैसे हम किसी शादी कार्ड में देखते हैं ना, ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, राधे कृष्ण, इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो राजकीय आदेश हुआ करते थे उसमें ऊपर लिखा होता था श्री विरूपाक्ष, श्री विरूपाक्ष, और उसके नीचे बाकी का जो आदेश होता था वो लिखा जाता था। ठीक है, पांचवा, अब ये जो मंदिर था इसका निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद यहाँ पे इसे और ज्यादा बड़ा किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि जो ये मंदिर हुआ करते थे, ठीक है, इन मंदिर के सभागारों का प्रयोग किस लिए होता था। ठीक है, तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मंदिर के सभागारों का प्रयोग तो बेसिकली कई प्रकार के कार्यों के लिए होता है, जैसे कि देवताओं की मूर्तियां रखने के लिए। ठीक है, देवताओं के संबंध में संगीत, नृत्य और नाटक के कार्यक्रम देखने के लिए। ठीक, देवी देवताओं का यहाँ पे विवाह का उत्सव मनाया जाता है, देवी देवताओं को झूला झुलाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हुआ करती थी, कई बार उनका जन्मदिन भी मनाया जाता, तो इसलिए इन सभागारों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो आप इस तरीके से 3 मार्क्स में लिखेंगे, लेकिन जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना तो बस आप इतना लिखेंगे, ये वाला जो पहला पॉइंट है ना, ये वाला, बस ये आप लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, अब इस संबंध में कृष्णदेव राय ने अपना एक अहम योगदान दिया था। क्या दिया था भैया, कि मुख्य मंदिर के सामने एक बने मंडप को अपने राज्य आरोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने बनवाया तथा पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी कृष्णदेव राय को ही दिया जाता है। दैट मीन्स ये जो विरूपाक्ष मंदिर था, इस मंदिर के सामने जो सभा बेसिकली जो मंडप बना हुआ है ना, ये मंडप बनवाया था कृष्णदेव राय ने। कब, जब ये राज्य आरोहण यानी कि जब ये अपना राज्य ग्रहण कर रहे थे। ठीक है, साथ ही इसका जो पूर्वी गोपुरम है उसका निर्माण भी किसने करवाया था, कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। ठीक है बच्चों,
तो ये है हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। ठीक है बच्चों, आई होप अब आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट विरूपाक्ष मंदिर के बारे में समझ में आ गया। हो सकता है कि 8 मार्क्स में आपसे ये विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पूछ ले। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा मंदिर है हमारा, कौन सा, विजयनगर धार्मिक केंद्र के रूप में विठल मंदिर, इसे समझेंगे। बेसिकली विठल मंदिर में यहाँ के प्रमुख देवता थे विठल, ठीक है, जिन्हें महाराष्ट्र क्षेत्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप में बताया गया। ठीक है, और साथ ही इन देवताओं के इनकी जो पूजा थी वो महाराष्ट्र क्षेत्र के अलावा कर्नाटक में भी बहुत तेजी से आ रही। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पे भी कई सभागार होते थे। देखो अब कई सभागार हैं तो सिंपल सी बात आपको क्या करनी है, यहाँ पे 1-2 पॉइंट, ये जो सभागार का प्रयोग है ना, इसमें से आप निकाल के लिख देना। ठीक है, 1-2 पॉइंट। अब इसकी जो मैंने विशेषता विठल मंदिर की वो ये है कि यहाँ पे एक रथ के आकार का एक और मंदिर भी है। ठीक है ना, एक मैन मंदिर भी है, देवालय भी है, सभागार सब कुछ है। बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे रथ के आकार का एक मंदिर है। आपकी किताब में आपको चित्र देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आती है कुछ रथ गली। बेसिकली मंदिर परिसर की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी रथ गली। बेसिकली मंदिर के गोपुरम में सीधी रेखा में होती है। दैट मीन्स होता है कि जैसे हमारा ये मंदिर है, ठीक है, अब इस मंदिर में 3D एनिमेशन तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन मंदिर से ऊपर जो बहुत बड़ा एक गोपुरम होता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो गोपुरम होता था इसमें गलियां होती थी, मतलब कि परिसर से गलियां होती थी। अब ये जो था, ये गलियां जो थी, इन्हें फर्श, इनका जो फर्श था वो पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था तथा इनके दोनों तरफ स्तंभ वाले मंडप थे जहाँ पे व्यापारी दुकान लगाए गए थे। जैसे हमने देखा ना कि आज भी आप कई कई मंदिरों में जाते हो, ठीक है, तो मुख्य दिवाली के साथ में जो गली होती है वहाँ पे लाइन वगैरह लगी रहती है और फिर बगल में जो है उसके गली के दोनों ओर दुकानें लगी रहती है। तो ठीक वही यहाँ पे बताया गया। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, जो भाषा है वो थोड़ी यहाँ पे कठिन यूज की गई है। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया भैया कि हाँ, धार्मिक केंद्र के रूप में जो विरूपाक्ष मंदिर है और जो भी ये जो विठल मंदिर है, इसकी क्या क्या विशेषता हमारे सामने निकल कर आती है। ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया भैया। चलिए दोनों क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। दांडी यात्रा, नमक कोई क्यों चुना, कैसे शुरुआत हुई, भाषण क्या क्या दिया, क्या क्या प्रभाव पड़ा, चुनौतियां यानी कि आलोचना, और सफलता कैसे मिली, गिरफ्तारी कैसे हुई। विजयनगर धार्मिक केंद्र के रूप में विरूपाक्ष मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं, और फिर विठल मंदिर। अब इसी क्वेश्चन को आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा, पहले तो दांडी मार्च वाले को प्लीज, दैट मीन्स कि डिस्क्राइब द दांडी मार्च। तो दांडी मार्च को डिस्क्राइब करते समय आप पहले लिखेंगे कि आखिर क्यों नमक कोई चूज किया गया, उसके बाद कब और कहां से इन्होंने अपने रिवेंज की या फिर इस नमक कानून की शुरुआत की। साथ ही इन्होंने आंदोलन के दौरान जो भी स्पीचेस दिए वो क्या थी, क्या क्या कहा गया था, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस आए या फिर क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है, क्रिटिक्स हुआ बेसिकली, फिर कैसे सक्सेस मिलती है और सक्सेस के बाद में से कैसे इन्हें कैसे अरेस्ट कर लिया जाता है वो कहा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में हमको डिफाइन करना है कि डिस्क्राइब द विरूपाक्ष एंड विठल टेम्पल्स एज विजयनगर रिलीजियस सेंटर्स। आइए समझ लेते हैं भैया। देखिए तो पहले लिखेंगे विरूपाक्ष टेम्पल एज ए विजयनगर रिलीजियस सेंटर। इस संबंध में आप पहले ये पॉइंट लिखेंगे, फिर 1-2 पॉइंट इसमें और आ जाएंगे जिसमें आपको कृष्णदेव राय के बारे में लिखना है। ठीक है, ऑडिटोरियम जो थे, अन्य जो ऑडिटोरियम थे उसके बारे में। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन है, मतलब पार्ट है इसका, उसमें विठल टेम्पल एज ए विजयनगर रिलीजियस सेंटर, उसके बारे में आप ये कुछ 4 पॉइंट लिखें। ओके बच्चों, वेल कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। हमने 46 मिनट्स में, यानी कि एक तरीके से देसी लैंग्वेज है, पौना घंटा में 45 मिनट में कंप्लीट कर लिया है अपने 8 मार्क्स से 3 क्वेश्चन विद 3 चॉइसेस के साथ। ओके, चलिए अब बात करेंगे सेक्शन नंबर डी की। तो सेक्शन नंबर डी में 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है और कैसे स्रोत आधारित। तो ये देख लीजिए, आपका यहाँ पे स्रोत दिया हुआ है। अब एक चीज जो मैंने शायद पहले गलती की हो या नहीं, लेकिन हाँ कई बच्चे कहते हैं कि सर जी आप ना स्रोत को एक बार पढ़ दिया करो, उसके बाद समझाया करो, ताकि हम जब सुन लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे इस बार। तो माता की सलाह, महाभारत में, एक सेकंड मैं इसको चेंज कर लेता हूँ पेन को ना, ताकि अच्छा लगेगा ना फिर देखने में। हाँ देखो, महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध अवश्यम भावी यानी कि अवश्य होना तय हो गया, तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से दुर्योधन से युद्ध करने की विनती की। बेसिकली एक सेकेंड, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है कि दुर्योधन से युद्ध
युद्ध ना करने की विनती की, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा ना करने की विनती की। तो शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करो। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही राज्य का रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ देता है। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म न अर्थ की प्राप्ति होती है और न ही प्रसन्नता। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी और वह युद्ध करने के लिए चला गया और पूरी कहानी आप सभी को पता है, फिर दुर्योधन हार जाता है। वैसे एक फैक्ट की बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये जो विनती की है ना गांधारी ने अपने पुत्र बेटे दुर्योधन से, कि कौन सी वाली, कि लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ ले जाते हैं, ठीक है ना। लालच और जो क्रोध है, ठीक है, लालचपन और गुस्सा, ये एक बहुत बड़ा शत्रु है लोगों का। ये एक रियल फैक्ट की बात है बच्चों, ठीक है। वेल, क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि 31.1 उपरोक्त विवरण में किसने और किससे विनती की। तो बेसिकली जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है तो गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन से युद्ध ना करने की विनती की, ठीक है ना, युद्ध ना करने की विनती की। दूसरा क्वेश्चन, महाभारत काल में माताएं महत्वपूर्ण थी, कथन के संबंध में उदाहरण लिखिए। यानी कि हमें बोल दिया गया है कि हाँ भैया माताएं जो थी महाभारत काल के दौरान महत्वपूर्ण थी, आपको एक उदाहरण देना है। तो उदाहरण है बेसिकली सातवाहन राजाओं को उनकी मातृ नाम से संबोधित किया जाता। तो इससे ये पता चलता है भैया कि हाँ यहाँ इस समय जो माताएं थी वो हो सकता है महत्वपूर्ण रही होंगी, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि माता गांधारी ने अपने पुत्र को समझाते हुए युद्ध के बारे में क्या तर्क पेश किए और क्या दुर्योधन ने उन्हें समझा। तो माता गांधारी क्या कहती हैं कि पुत्र बेटे, युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, ना तो धर्म मिलता है, ना ही तो अर्थ की प्राप्ति होती है, ना ही प्रसन्नता मिलती है, बल्कि युद्ध के अंत में यदि सफलता मिल भी जाए ये जरूरी नहीं है हमारे लिए जरूरी ये है कि हमें अपने मन को युद्ध में लिप्त नहीं करना चाहिए। लेकिन इतनी बातों के बावजूद भी दुर्योधन ने अपनी मां की सलाह नहीं मानी और वह युद्ध में लड़ने के लिए चला गया और फाइनली कहानी आप सभी को पता है वो हार गया, ठीक। ये कॉन्सेप्ट समझ गए बिल्कुल सा। तो ये था बेसिकली हमारे किसके संबंध में, माता की सलाह, इसके बारे में, ओके। अब इसी क्वेश्चन को जब आप इंग्लिश में देखोगे अब कई बच्चे कहेंगे हाँ यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे भी होना चाहिए। दैट पहले देखो मदर्स एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो था विद हर ओल्डेस्ट सन नॉट गो टू फाइट, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट, ठीक है। मदर्स एडवाइस क्या थी कि गांधारी ने कैसे की थी उसके बारे में है, ठीक है। और ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। बाकी उसके बाद जो क्वेश्चन है आपके वो एक एक करके आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हु रिक्वेस्टेड हुम एंड हुम इन अबव डिस्क्रिप्शन। कौन करता है, गांधारी अपने पुत्र से करती है कि दुर्योधन नॉट गो टू फाइट, ठीक है, नॉट गो टू फाइट। देन सेकंड जो है वो भी आप यहाँ से इजीली देख ही सकते हैं और थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ से इजीली रीड आउट कर ही सकते हैं। ओके बच्चों, कंप्लीट आपको समझ में आ गया इजी वे में। वेल, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है सतारा 1943। बेसिकली ये आपके महात्मा गांधी जी वाले चैप्टर से। 19वीं सदी के आखिर से जाति व्यवस्था और जमींदार के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका। इस आंदोलन ने 1930 के दशक तक राष्ट्रवादी आंदोलन के संबंध में स्थापित राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर दिया। 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों तथा तूफान दल, जैसे हम गिराम इकाई कहते हैं, इनके साथ मिलकर एक प्रति सरकार यानी कि समानांतर सरकार की स्थापना कर दी। उन्होंने जन आंदोलनों का आयोजन किया तथा रचनात्मक कार्य भी किए। कुनवी किसानों के दबदबे और दलितों के सहयोग से चलने वाली सतारा प्रति सरकार सरकारी दमन तथा अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बाद में 1946 में चुनावों तक चलती रही। बेसिकली यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है सतारा के पार्ट की, ठीक। तो आंसर कैसे लिखेंगे,
पहला क्वेश्चन क्या है भैया? पहला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के आखिर से जाति व्यवस्था और जमींदार के खिलाफ महाराष्ट्र में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो गैर ब्राह्मणवादी आंदोलन। दूसरा है फिर गैर ब्राह्मण आंदोलन। दूसरा है 1930 में प्रति सरकार की स्थापना कहां पर हुई? तो हम सभी को पता है 1943 में महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का जिला था सतारा जिला, ठीक है। यहाँ पे कुछ नेताओं ने, सेवा दलों ने, तूफान दलों जैसे ग्रामीण इकाई के साथ में मिलकर एक प्रति सरकार की यानी कि समानांतर सरकार की स्थापना की, ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 32.3 है, देखो ये क्वेश्चन वैसे आपका जो स्रोत वाला रहेगा ना, 2 मार्क्स का जो आपका ये तीसरा क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लाइन का होगा, ठीक, 2 मार्क्स का है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आपसे ये जो क्वेश्चन है 32.3 कि किन्हीं 4 तरीकों के द्वारा समझाइए कि भारत छोड़ो आंदोलन सही में एक जन आंदोलन था। अगर ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में आ जाए, अगर ये 3 मार्क्स में आ जाए तो कैसे लिखोगे आप? ठीक है, वैसे 2 मार्क्स में अगर पूछ लिया गया तो 2-3 पॉइंट लिख देना, 4 पूछे 4 लिख देना, ठीक है। लेकिन जब 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तब कैसे लिखोगे? तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया। बेसिकली क्या हुआ था 1900, बेसिकली इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझो कि क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। जब आंदोलन शुरू किया गया तो आंदोलन को शुरू होते ही गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। दूसरा पॉइंट, लेकिन गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद भी देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों पर चले गए और तोड़फोड़ करते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण ऐसे बहुत सारे समाजवादी सदस्य थे जो कि इस आंदोलन को और ज्यादा बढ़ा रहे थे और ये सफल होने लगा था। इस संबंध में पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर, यहाँ पे कई जिलों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और यहाँ पे स्वतंत्र सरकार की स्थापना भी उन्होंने कर ली थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति सख्त रवैया अपनाया, लेकिन फिर भी वो इस विद्रोह को दबा नहीं सके जल्दी से और इन्हें बहुत एक पूरा साल तक का टाइम लग गया था, ठीक है। इस आंदोलन में लाखों आम हिंदुस्तानी, इस आंदोलन में युवाओं ने कॉलेजों को छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया, ठीक है। वकीलों ने वकालत से, अध्यापकों ने पढ़ाई से, प्रिंसिपल ने अपने स्कूल से इस्तीफे दे दिए। बहुत सारे अंग्रेजी कर्मचारी जो भारत के थे उन्होंने इस्तीफे दे दिए। फिर फाइनली जून 1944 को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध समाप्ति की ओर था तब इनको गांधी जी को रिहा कर दिया। और इस भारत छोड़ो आंदोलन से एक बात तो पता चली है गांधी जी के बारे में, इससे गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया था, ठीक है। तो सिंपल सा आपका आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे इजीली। ओके बच्चों, तो याद रखिएगा जब आपसे क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में पूछा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 5 पॉइंट लिखें, ठीक। जब क्वेश्चन आपसे ये 8 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको कम से कम 10 पॉइंट लिखें और 2-3 पॉइंट तो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ओके बच्चों, वेल क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया, 17/1943। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख ले सकते हैं आप, 17/1943। अब आप इसे यहां से लेके यहां तक पढ़ें और उसके बाद में फिर नीचे जो 2 लाइन दी गई आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। ओके, और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से इजीली पढ़ ही सकते हैं, 32.1, 32.2, ठीक। लेकिन 32 पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे मैं बता देता हूँ। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी फोर आर्गुमेंट दैट द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज मैस मूवमेंट द ट्रू सेंस। तो कैसे लिखेंगे भैया, ये रहे आपके सारे के सारे पॉइंट और इन सभी को आपको लिख देना है, ठीक। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 32 था ये भी हो जाता है कंप्लीट हिंदी प्लस इंग्लिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया बच्चों कॉलिन मैकेंजी के बारे में एक कथन, एक बेसिकली क्या है ये, कॉलिन मैकेंजी के बारे में ये है हमारा एक से स्रोत है बेसिकली, ठीक है। तो कॉलिन मैकेंजी लिखेंगे कि लिखेंगे नहीं, पहले तो पढ़ना है उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षण, एक मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन, साथ ही ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा।
विजयनगर के अध्ययन से कॉलिन मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी जो थी उसे स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों जो इस समय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, इसको अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों, रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। किससे? उनके इन ग्रंथों से। ठीक है, तो अब एक एक करके कॉलिन मैकेंजी के इस उद्धरण के संबंध में आइए क्वेश्चन को समझते हैं। तो कॉलिन मैकेंजी कौन था भाई? ठीक है, 33.1 कौन था भैया कॉलिन मैकेंजी? तो 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने बेसिकली कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता थे, सर्वेक्षक थे, मानचित्रकारक भी थे। 1815 में उन्होंने भारत का पहला सर्वे जल बनाया गया था और 1821 में उनकी जब मृत्यु हुई तब तक वो पद पर बने रहे थे। ठीक है, आगे एक सेकेंड, 1815 और 1821 ही है ना भाई? कहीं मैं गलती बता दूं? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, मैकेंजी ने विजयनगर साम्राज्य की पुनः खोज का प्रयास किस प्रकार किया? बेसिकली इन्होंने भारतीय इतिहास से संबंधित, देखो जब विजयनगर की बात की जा रही है ना तो सिंपल सा बोल देंगे कि भाई ये सबसे पहले सर्वेक्षण जो मानचित्र था विजयनगर साम्राज्य का वो इन्होंने ही बनाया था। अब भारतीय इतिहास के संबंध में स्थानीय परंपराओं का संकलन किया, ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया, या फिर ये भी कह सकते हो कि जो हम्पी थी, ठीक है, हम्पी, एक सेकेंड, हाँ हम्पी जो थी इसके भग्नावशेष किसके द्वारा अस्तित्व में लाए गए थे? इन्हीं के द्वारा लाए गए। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है, इजीली आप ऐसे समझ सकते हो। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है भैया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन अध्ययन किस प्रकार उपयोगी बताया है? तो ये भी अभी हमने देख ही लिया। ठीक है, क्या बताया कि विजयनगर के अध्ययन से कॉलिन मैकेंजी को यह पता चला कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों जो कि इस समय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा थे, इसके बारे में अभी भी पूरी तरीके से नहीं जान पाई। इनकी कई संस्थाएं कानून रीति रिवाज के बारे में वो नहीं जानती। ठीक है, लेकिन कॉलिन मैकेंजी को इस बात का पता था कि ये ऐसा होगा। ठीक है ना, तो ये कहानी थी आपकी, कॉन्सेप्ट समझ गया आ गया कॉलिन मैकेंजी वाला, ये पूरा का पूरा। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख सकते हैं आप। तो आपको पहले क्या करना है, कॉलिन मैकेंजी का ये जो आपका स्रोत है इसे आपको यहाँ पे इजीली रीड आउट कर लेना है। सिंपल बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन था भैया कि कौन था कॉलिन मैकेंजी? तो आंसर देख लीजिए, छोटा आंसर लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। ठीक है, कहां से लेके यहां से बस इतना लिख देना। ठीक है, और हाउ मैकेंजी ट्राई टू रीडिस्कवर द विजयनगर एम्पायर, तो क्या किया था? फर्स्ट सर्वे मैप इसने प्रिपेयर किया। ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि हाउ वाज द स्टडी ऑफ विजयनगर एम्पायर यूजफुल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? आंसर इस तरीके से लिख देंगे। ओके, वेल यहां पे हमने 4 मार्क्स के 3 जो क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम बात करेंगे 5 मार्क्स का हमारा जो एक क्वेश्चन है मैप वाला। ओके, तो मैप वाले क्वेश्चन को समझते हैं। सेक्शन नंबर आ चुका है हमारा ई वाला। तो प्रश्न दिया है 34.1, दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर उपयुक्त प्रतीकों के साथ में निम्नलिखित का पता लगाएं और लेबल करें, यानी कि उसमें आपको भरना है बेसिक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला दिया हुआ है भरहुत, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल। दूसरा है हड़प्पा, पाकिस्तान में हड़प्पा स्थल। मैसूर, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित क्षेत्र। चौरा चौरी, आंदोलन संबंधित क्षेत्र। बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए था असहयोग। ठीक है, असहयोग। ठीक है, असहयोग आंदोलन से संबंधित क्षेत्र। तो एक एक करके हम समझते हैं और इसे कहां कहां भरेंगे वो भी देख लेंगे। और दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया 1857 के जो विद्रोह थे इस केंद्र के रूप में ए और बी को दर्शाया गया है। तो आइए देख लेते हैं भैया, पहले इंग्लिश में देख लो। ठीक है, इंग्लिश में जो भरूच वगैरह है, ठीक है, हड़प्पा थी, मैसूर था, चौरा चौरी जो था, 1857 का जो केंद्र है इसके बारे में। तो केंद्र जो है 1857 के, उस संबंध में आपको देखिए यहाँ पे एक ये पार्ट दिया हुआ है और एक ये दिया है। तो आप इसे समझ ही सकते हो। जो पहला है वो क्या है? पहला वाला है हमारा दिल्ली। ठीक है, पहला वाला है दिल्ली। और दूसरा क्या है? दूसरा है बंबई। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा बंबई। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये 34.2 का आंसर हो गया हमारा। अब हमें बात करनी है 34.1 की। तो 34.1 में देखिए क्या क्या है? एक भर होता है, हड़प्पा, मैसूर और चौरा चौरी। तो कहां कहां पे देखेंगे भैया? देखो सबसे पहले है हमारा भरहोत यानी कि हड़प्पा स्थल, सॉरी बौद्ध स्थल। तो यहाँ पे है भरहोत, ये जो पहला पॉइंट है यहाँ पे मिलेगा आपको भरहोत। दूसरा है पाकिस्तान में हड़प्पा स्थल, तो यहाँ पे मिलेगा आपको पाकिस्तान का हड़प्पा स्थल। ठीक,
फिर चौरा चौरी कहाँ पे भैया, तो चौरा चौरी यहाँ पे है, ठीक है, यूपी में है चौरा चौरी, जहाँ पे घटना हुई थी वो क्षेत्र में। और मैसूर विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र है, तो वो इस पार्ट में, तीसरे वाले इस पार्ट में, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा किसका, 13.1 का। बाकी 30.2 का ए का दिल्ली है और बी का बंबई है। सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मैप था वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसी तरह से आपसे और भी मैप जो है वो पूछे जा सकते हैं, आप इस तरीके से इस मैप को याद रखें, ओके। बाकी जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन देख ही सकते हो, जो भी क्वेश्चन है। परिपक्व हड़प्पा काल के किन्हीं 2 स्थलों के नाम लिखो, ठीक है। हड़प्पा, बनावली, कालीबंगन, बालाकोट, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये सभी। मुगल साम्राज्य के तहत किसी एक क्षेत्र का नाम दिल्ली, आगरा, पानीपत, अंबार, अजमेर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के बारे में मतलब 30 पॉइंट थी कि 1857 के विद्रोह के 2 केंद्र, मेरठ दिल्ली, छावनी मतलब झांसी, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, कलकत्ता, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसी तरीके से आप इन सभी को इजीली इंग्लिश में रीड आउट कर सकते हैं, ओके बच्चों। वेल 1 घंटा 3 मिनट कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों पिछले लगभग 1 घंटे के आसपास आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 12th के अपने हिस्ट्री यानी कि इतिहास के प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए जो हमारा 5वां सैंपल पेपर था, इसके पार्ट 2 को भी यहां से अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। जिसमें आपको मैंने 8 नंबर के क्वेश्चन समझा दिए, 4 नंबर के समझा दिए, और आपका जो मैप था 5 नंबर का ये भी समझा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों सैंपल पेपर नंबर जो 5th था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी को मैंने जो भी क्वेश्चन इस पेपर में समझाए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप सभी को ये पेपर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस को बनाते रहने के लिए। तो लाइक जरूर किया कीजिए बच्चों, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके शेयर करने की वजह से वो भी प्री बोर्ड में अच्छे नंबर ला पाएंगे। और हाँ बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे मुझे अपना फीडबैक जरूर बताना कि आपको पेपर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, ओके। और चैनल पे अगर आप पहली बार आ गए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसे एक बार ऑल पे सेट कर देना, ताकि हर एक वीडियो आपके फोन पे सबसे पहले पहुंच सकेगी, ठीक है बच्चों। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।